नमस्कार। ल्यूसेंट प्लस वर्कबुक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज 5वां लेक्चर है, ल्यूसेंट का पेज नंबर 5 और ये उसकी वर्कबुक। सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत कल के लेक्चर में हो गई थी। अब हम आगे चलते हैं। आप देखिए, जो पहला पैराग्राफ है उसमें सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है उसके बारे में जानकारी दी गई है। सिंधु सभ्यता के पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी जो सुदूर स्थल थे उनके बारे में बताया गया है। प्रारंभिक परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। सर्वाधिक पूर्वी स्थल आलमगीरपुर है जो कि उत्तर प्रदेश में है, हिंडन नदी के किनारे। और सर्वाधिक जो पश्चिमी स्थल है वो पाकिस्तान में सुतकांगेडोर, दास्क नदी के किनारे। इसी प्रकार से चिनाब नदी के किनारे मांडा जम्मू कश्मीर में सर्वाधिक उत्तरी स्थल है। और दक्षिणी पुरा स्थल के तौर पर गोदावरी नदी के किनारे दाइमाबाद। कभी कभी परीक्षा में दाइमाबाद की जगह अगर भगतराव लिखा आ जाए, मालवण लिखा आ जाए, ये दो अन्य स्थल भी दक्षिणी केंद्र के तौर पर ही देखे जाते हैं। निर्भर करेगा कि क्या आता है परीक्षा में। फिलहाल दाइमाबाद। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। और जब हम बात करते हैं नगरीय सभ्यता या नगरीकरण की, तो कैसे एक एग्रेरियन या एक ग्रामीण सभ्यता से अंतर किया जाता है कि अगर आप अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं तो फिर वो ग्रामीण सभ्यता हो जाएगी। लेकिन अगर मुख्य स्रोत आपकी आजीविका का या लगभग 50% से अधिक या इससे भी ज्यादा लोग अपनी आजीविका के लिए गैर कृषि कार्यों पर निर्भर हैं तो हम उस जगह को नगरीय सभ्यता कह सकते हैं। तो एक बात समझ लीजिए कि बिना एक समृद्ध एग्रीकल्चर बेस के, बिना एक समृद्ध कृषि बेस के नगरीकरण होना लगभग असंभव है। तो पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में, जो कि बहुत बड़े इलाके में फैली हुई थी, अपनी समकालीन सभ्यताओं में सबसे बड़ी मानी जाती है, सिर्फ 6 ही बड़े नगर हैं। कौन कौन से? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनेरीवाला, राखीगढ़ी, धौलावीरा, कालीबंगन। तो सिंधु घाटी सभ्यता में नगरीकरण था, हम ये कह सकते हैं। धौलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है जिसे यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है। और सबसे ज्यादा जो स्थल स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद खोजे गए भारत में, वो गुजरात में खोजे गए। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में। भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी, घग्गर नदी के किनारे। घग्गर नदी जहां पर प्राचीन सरस्वती नदी बहा करती थी कभी, उसके एक रूट पर घग्गर नदी है। देखिए, खोज किसने करी है, यहां पर बहुत सारे विद्वानों के, आर्कियोलॉजिस्ट के नाम हैं। तो एक जमाने में ये पूछा जाता था कि उत्खननकर्ता कौन थे, खोजकर्ता कौन थे। अभी ये काफी कम हो गया है। फिर भी आप चाहें तो जो बहुत महत्वपूर्ण जगह हैं, जैसे धौलावीरा बहुत महत्वपूर्ण है या राखीगढ़ी बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप देख सकते हैं कि खोज किसने करी है। लोथल, सुतकोटा सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण बंदरगाह थे। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का साक्ष्य हमें कालीबंगन से मिला है। दरअसल सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन आने का जो पैटर्न है, उसमें एक तो यहां पर कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल किस नदी के किनारे वो स्थित हैं और उनकी लोकेशन क्या है, किस देश में है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तीनों देशों में था। तो जो महत्वपूर्ण स्थल हैं वो किस नदी के किनारे हैं और किस देश में है, किस प्रांत में है
और जिला तक भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर इसके अलावा एक पैटर्न फाइंडिंग्स का है कि सिंधु घाटी सभ्यता से जो हमें विभिन्न वस्तुओं के साक्ष्य मिले हैं, कहाँ से क्या मिला है। तो यहाँ पर देखते हैं पहले प्रमुख स्थल। यहाँ पर 13 प्रमुख स्थल बताए गए हैं, आप और ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन ये 13 तो आपको पता होने ही चाहिए। जैसे हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, पाकिस्तान में, पंजाब प्रांत में, साहिवाल जिला। उत्खननकर्ता आप चाहें तो एक बार को छोड़ सकते हैं। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिला है। चन्हुदड़ो, कालीबंगन, कोटदीजी, रंगपुर, रोपड़, लोथल, आलमगीरपुर, सुतकांगेडोर, इन सबको आपको देखना है और यहां पर भरना है। यहां पर एक शब्द है जो 11वें नंबर पर है, बनमाली। तो इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये बनावली या बनवाली ही है, जो कि रंगोई नदी हरियाणा के हिसार जिले में है। या तो ये मिसप्रिंट हुआ है, क्योंकि बनमाली कहीं किसी किताब में मुझे, जो इतिहास की स्टैंडर्ड बुक हैं उनमें मिला नहीं। रंगोई नदी ठीक है, हरियाणा का हिसार जिला ठीक है, लेकिन जो शब्द आता है वो बनवाली या बनावली है। इसके बाद धौलावीरा और सोतका कोह, और वो जो 4 स्थल हम लोगों ने देखे थे वो तो हैं ही। इसके बाद इसमें अब अलग अलग जानकारियां मिलनी शुरू हो जाती हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगर योजना थी, उस नगर योजना में घरों के दरवाजे, खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर ना खुल करके बैक साइड में खुलते थे। तो 2 प्रश्न बन जाते हैं यहां से। एक सामान्य जानकारी ट्रू फॉल्स में भी आ सकती है, कौन सा कथन सही है, कि भाई घरों के दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क पर नहीं खुलते थे। ट्रू, बिल्कुल ट्रू है। पिछली रोड पर खुलते थे, ये भी ट्रू है। लेकिन अपवाद है एक, लोथल। लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसलें गेहूं और जौ, शहद का भी प्रयोग करते थे। कृषि सिंधु घाटी सभ्यता में निश्चित तौर पर बहुत बड़े पैमाने पर की जाती थी। हमें मिट्टी से बने हल का साक्ष्य मिला है, बनावली से मिला है। रंगपुर और लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिससे यह भी पता चलता है कि धान की खेती भी होती थी। हालांकि बहुत कम एविडेंस है, ज्यादा प्रमाण जो है वो जौ के हैं। चावल का पहला साक्ष्य जो है वो लोथल से है सिंधु सभ्यता में। सिंधु घाटी के लोग बहुत सारे पशुओं से परिचित थे। घोड़े को लेकर के थोड़ा विवाद है, लेकिन अब हम जानते हैं कि सुतकोतदा, कालीबंगन और लोथल से हमें घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं। इतना कम जानकारी है कि लोग बोल देते हैं कि जानते ही नहीं थे घोड़े को, लेकिन ऐसा नहीं है, जानते थे। तौल की इकाई सिंधु घाटी सभ्यता से बाट मिला है हमें 16 और उसके मल्टीपल्स में 16 के अनुपात में थी। बैलगाड़ियों के प्रमाण मिले हैं, मॉडल मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कहां से क्या प्राप्त किया करते थे? जो रॉ मटेरियल था, खासतौर पर जो धातु जैसे कि तांबा, चांदी, सोना, टिन, गोमेद, लाजवर्द, सीसा, तो किन क्षेत्रों से वो इसको मंगाया करते थे? जैसे तांबा खेतड़ी से आता था, आज भी वो महत्वपूर्ण स्रोत है। चांदी अफगानिस्तान और ईरान से आती थी। दक्षिण भारत के अलावा यानी कर्नाटक के अलावा सोना अफगानिस्तान और ईरान से भी ये प्राप्त करते थे। इस तरीके से ये लिस्ट आप देख लेंगे। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार, तो महास्नानागार बोला जाता है इसको, ग्रेट बाथ। जॉन मार्शल ने इसको तत्कालीन विश्व का एक अजूबा या आश्चर्यजनक निर्माण कहा था। ये जो इसके लंबाई, चौड़ाई, गहराई दी गई है, ये पूछी जा सकती है। अग्निकुंड, अग्नि पूजा करते थे वो लोग, कहां से प्रमाण मिले हैं? लोथल और कालीबंगन से। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से हमें एक सील मिली है, एक मोहर मिली है, जिसके ऊपर
3 मुख वाले देवता हैं। ऐसी मान्यता है कि पशुपतिनाथ की मूर्ति है। उनके चारों ओर कुछ पशु हैं, हाथी, गैंडा, चीता, भैंसा। पूछा जा सकता है कहां से सील मिली है पशुपतिनाथ की, उनके चारों ओर कौन कौन से पशु हैं। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गई है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे ज्यादा जो अंकन है वो यूनिकॉर्न या एक श्रृंगी पशु का है, एक पशु जिसके सर पर एक सींग निकला हुआ है। एक आयताकार मोहर है जिसमें स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। ये फर्टिलिटी सेक्ट या प्रजनन पंथ से संबंधित हो सकता है, या फिर यहाँ पर स्त्री को पृथ्वी का प्रतीक मानते हुए मनके बनाने के कारखाने लोथल और चनहुद्रो से मिले हैं। प्रीलिम्स में प्रश्न बहुत स्पष्ट आते हैं, कहां से क्या मिला है। उसकी व्याख्या जैसा प्रीलिम्स में सिंधु घाटी सभ्यता से अभी कुछ आ नहीं रहा है। एक कारण यह भी है कि व्याख्याएं कई प्रकार से की जा सकती हैं। जब तक सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि पढ़ी नहीं जाए तब तक आप अनुमान लगा सकते हैं, और अनुमान इतिहास में कुछ बहुत अच्छी बात नहीं है लगाना। सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक है, दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, और एक जानकारी दी गई है कि जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर और दूसरी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। बुस्त्रोफेदन बोलते हैं इसको, बुस्त्रोफेदन। यहाँ पर एक जानकारी है कि पहली सभ्यता जिसने लेखन प्रणाली विकसित करी सुमेरिया की सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने अपने नगरों और घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति को अपनाया था। ग्रिड पद्धति यानी एक जालनुमा, इस प्रकार से नगर जो थे वो सेक्टर्स में विभाजित थे। इसको आप ग्रिड पद्धति कह सकते हैं। इसके बाद आप देखिए मेसोपोटामिया के अभिलेखों में एक शब्द मिलता है मेलुहा, और आज हम जानते हैं कि इस मेलुहा शब्द का अर्थ जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से ही है। विद्वानों की अलग अलग मान्यता है कि सिंधु सभ्यता का प्रशासन कौन करता था, लेकिन सिंधु सभ्यता के प्रशासन के बारे में, समाज के बारे में, सामाजिक विभाजन के बारे में हमें न्यूनतम जानकारी है, न्यूनतम। पिगट साहब ने कहा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां थी। तो प्रीलिम्स में स्टेटमेंट आ सकता है, किसने कहा है ये, वास्तव में थी या नहीं थी ये हम नहीं कह सकते। जिन लोगों ने इतिहास पढ़ा हुआ है आगे, जिन्हें 16 महाजनपद की जानकारी है, तो समझिए 16 महाजनपद के दौर में भी उनकी कोई एक राजधानी या दो राजधानी नहीं थी। 16 के 16 महाजनपद 16 स्वतंत्र क्षेत्र थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता में, जिसमें लाखों स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण लगभग 1600-1400 किलोमीटर का अंतर है, तो वहां पर यह कल्पना करना कि सिंधु घाटी सभ्यता के सभी नगर एक प्रशासनिक तंत्र से जुड़े हुए थे लगभग असंभव है। कोई एक बात जो इनको जोड़ रही थी वो था व्यापार। व्यापार और संस्कृति, ये दो ऐसी चीजें हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता को के एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र से जोड़ सकती थी या जोड़ रही थी। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। वृक्ष पूजा और जो 3 मुख वाले देवता हैं, और सिंधु घाटी सभ्यता में हमें कुछ इस प्रकार के स्टोन मिले हैं, कुछ इस प्रकार की आकृतियां मिली हैं जिन्हें विद्वान शिवलिंग और लिंग पूजा से जोड़ते हैं, शिव पूजा से जोड़ते हैं। स्वास्थ्य, कुछ ऐसी बातें भी हैं जिनकी व्याख्या करना आसान नहीं है कि स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है, क्योंकि हमारे पास इससे पुराना कोई एविडेंस नहीं है स्वास्तिक के निशान का। लेकिन स्वास्तिक की जो मान्यता वैदिक कालीन धर्म में है, क्या सिंधु घाटी में भी वही मान्यता थी, ये स्पष्ट नहीं है। हाँ, आपके लिए एक फैक्ट है कि स्वास्तिक का निशान मिला है। ये अनुमान है कुछ विद्वानों का कि इससे सूर्योपासना, सूर्य की उपासना का अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन अनुमान है। मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। कुबड़ वाला सांड
इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था, आज भी है। स्त्री मृण मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां। अब देखिए, एक अनुमान लगा लिया गया कि स्त्री मृण मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां महिलाओं की बहुत मिली हैं। तो कुछ इतिहासकारों ने कहा कि सैंधव समाज मातृसत्तात्मक था, लेकिन ये सिर्फ कुछ इतिहासकारों का अनुमान है। सैंधववासी सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। तो इस पेज पर सिंधु घाटी के बारे में ये तमाम जानकारियां आपको मिली हैं। अब जैसा मैंने कल आपको बताया था, कल के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में, कि ल्यूसेंट प्लस वर्कबुक के साथ यहां पर आप देखेंगे कि इसकी वर्कबुक, इस एक पेज के अगेंस्ट में हम लोगों ने 2 पेज की वर्कबुक बनाई है और जितने भी इसके महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जानकारी थी, उनको यहां पर ले आए हैं। तो इसको आप भरेंगे। लेकिन जैसा मैंने कल बताया था कि क्या ये अपने आप में पर्याप्त है, तो जवाब ये आया था कि नहीं, हमें इसके साथ कुछ और भी करना चाहिए। तो एक और सीरीज हम लोगों ने कल से स्टार्ट करी है। उसकी पहली वीडियो आप देख चुके होंगे, घटना चक्र एडवांस या घटना चक्र प्लस, कुछ भी कह सकते हैं आप। उसके अंतर्गत हमने घटना चक्र के जो प्रीवियस ईयर हैं, 24 ईयर्स के अवेलेबल हैं, उनको एक्सप्लेन किया है। तो पहले दिन हमने स्टोन एज को किया था। अब आज यहां पर नेक्स्ट डे हड़प्पा सभ्यता आ गई है। तो इसके जो घटना चक्र के प्रीवियस ईयर्स हैं, उसको हम एक लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे, और एक्सप्लेन करने के साथ साथ हमने उसको वर्कबुक फॉर्म में भी लिया है। तो उसको आप जरूर देखें, और जो उसकी वर्कबुक है उसको आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करें, बिना देखे भरें, और उसके बाद बार बार उसको प्रैक्टिस में लाएं। ये प्रैक्टिस के लिए ही आपको अवेलेबल कराई जा रही है, अदरवाइज फैक्ट तो सारे यहां पर हैं ही।